हेलो फ्रेंड्स, हम कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 6 तक हमने पढ़ लिया था, उसका रिवीजन कर चुके हैं। चैप्टर 7 जो रिपील्ड है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 में। चैप्टर 8 क्या बोलता है? ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। चैप्टर 8 डील करता है इंडेमनिटी और गारंटी से। सेक्शन 124 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट by which one party, एक पार्टी, promises to the save the other party from loss caused by him by the contract of promiser himself or by the conduct of any other person। तो यहाँ पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को सेव कर रही है फ्रॉम लॉस, ऐसे लॉस से जो कि बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ के द्वारा हो रहा है या फिर किसी कंडक्ट ऑफ अदर पर्सन के द्वारा हो रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो भी सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं, एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि इंडेमनिटी। तो लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के सारे इंश्योरेंस इंडेमनिटी होते हैं और लाइफ इंश्योरेंस कॉन्टिंजेंट होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो कॉन्टिंजेंट होती है। उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, LIC। LIC को हम जानते हैं, ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो LI से आप याद रख लीजिए लाइफ इंश्योरेंस और C से याद रख लीजिए कॉन्टिंजेंट। तो ये हो गया पूरा ट्रिक। LIC इज़ अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं हम सेक्शन 125 में। सेक्शन 125 डील करता है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन शूड। कब उसको इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट होंगे और कब उसको शू किया जा सकता है। तो जो प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ इट्स अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। जो प्रॉमिसी है वो क्या क्या चीज़ों को रिकवर कर सकता है प्रॉमिसर से, वो है पहला ऑल डैमेजेस, सारे डैमेजेस को वो रिकवर कर सकता है। ऑल कॉस्ट को वो रिकवर कर सकता है और ऑल सम्स। ये तीनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑल डैमेजेस, ऑल कॉस्ट और ऑल सम्स, ये सबको वो रिकवर कर सकता है प्रॉमिसर से। अब हम आते हैं सेक्शन 126 में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेप्टर, क्रेडिटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? Contract of guarantee means a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of his default। एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, ऐसे प्रॉमिस को या फिर एक ऐसी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफ़ॉल्ट। अगर कोई पर्सन डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके लिए एज अ गारंटर अपनी कोई परफॉर्मेंस करना, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीन लोग हैं। पहला है श्योरिटी, जो पर्सन गारंटी दे रहा है वो कहलाएगा श्योरिटी। जिसके लिए श्योरिटी दी जा रही है वो है प्रिंसिपल डेप्टर और जिसको दी जा रही है वो है क्रेडिटर। तो ये हो गया सेक्शन 126 में। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 127 में। सेक्शन 127 में बताया गया है कि कंसिडरेशन फॉर गारंटी। सेक्शन 127 इंपॉर्टेंट है फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। कंसिडरेशन फॉर गारंटी क्या होता है? तो कंसिडरेशन में बताया गया एनीथिंग डन या फिर एनी प्रॉमिस मेड, कोई चीज़ को किया गया या फिर कोई प्रॉमिस किया गया फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर, प्रिंसिपल डेप्टर के बेनिफिट के लिए, तो वो एक सफिशिएंट कंसिडरेशन होगा श्योरिटी के लिए भी। इसका जो क्लॉज सी है, वो इलस्ट्रेशन सी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि एक ए है वो सेल और डिलीवर करता है गुड्स बी को। यहाँ पे सी आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसिडरेशन, सी जो है बिना किसी कंसिडरेशन से एग्री कर लेता है पे करने के लिए अगर बी डिफ़ॉल्ट करता है। तो ये जो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट जो होगा वो वाइड एग्रीमेंट होगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 128 में। 128 इतना बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होगी? तो श्योरिटी की लाइबिलिटी होगी को एक्सटेंसिव विद द प्रिंसिपल डेप्टर। मतलब अगर कोई भी डेप्ट प्रिंसिपल डेप्टर ने लिया है तो उसके साथ कोई इंटरेस्ट या फिर कोई कॉस्ट पे करनी है, तो जो कि प्रिंसिपल डेप्टर को पे करनी चाहिए थी वो श्योरिटी को पे करनी होगी। इसीलिए ऐसे चीज़ों को एक्सटेंसिव बोला जाता है। मतलब जैसा जो प्रिंसिपल डेप्टर पे करता वैसे ही अब श्योरिटी पे करेगा, इसलिए उसकी जो लाइबिलिटी है वो है को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी। इसका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन से सेक्शन में दिया हुआ है, तो 128 में दिया हुआ है श्योरिटी की लाइबिलिटी। अब देखते हैं हम कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है? ऐसी गारंटी जो कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए दी जाती है, इसलिए उसको कंटिन्यूइंग गारंटी बोला जाता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 130।
130 में बताया गया रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी जो कि 129 में दी गई है उसका रिवोकेशन कब हो सकता है? तो कंटिन्यूइंग गारंटी का रिवोकेशन तब हो सकता है एज टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन बाय नोटिस टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को नोटिस भेज के फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन, मतलब जो ट्रांजेक्शन फ्यूचर में होने वाले हैं उसके लिए नोटिस भेजेगा कौन? श्योरिटी भेजेगा कि हम मैं अब आगे से गारंटी नहीं लूँगा। तो ये चीज़ की जो नोटिस है वो श्योरिटी भेजता है, इसीलिए उसको बोला जाता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अब आते हैं सेक्शन 131 में। सेक्शन 131 बात करता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी डेथ। श्योरिटी की डेथ हो जाने पर जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगी। मतलब अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 132, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 133 में। सेक्शन नंबर 133 में बता दिया गया कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में वेरिएंस होता है तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 134 में। 134 में बता दिया गया डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर। जैसे ही प्रिंसिपल डेप्टर डिस्चार्ज या फिर रिलीज होगा वैसे ही श्योरिटी ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। सेक्शन नंबर 135। सेक्शन नंबर 135 में बता दिया कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अगर क्रेडिटर कंपाउंड कर लेता है, गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू शू प्रिंसिपल डेप्टर। जो क्रेडिटर है वो कंपाउंड कर ले रहा है किसके साथ? प्रिंसिपल डेप्टर के साथ, या तो उसको टाइम दे रहा है कि वो शू नहीं करेगा, तो ऐसे में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट श्योरिटी के एसेंट से हुआ है तब वो डिस्चार्ज नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 136 में। सेक्शन नंबर 136 ये बोलता है श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विथ थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेप्टर। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है थर्ड पर्सन के साथ कि वो प्रिंसिपल डेप्टर को और ज़्यादा टाइम देगा पे करने के लिए, तो इससे श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। यहाँ पे बता दिया गया श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज 136 के अंतर्गत। अभी हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 133 से लेके 135 तक, जिसमें श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। और अभी हम पढ़ेंगे सेक्शन 136 से लेके 138 तक, इसमें बताया गया श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। तो 133 से 135 आप याद रखेंगे डिस्चार्ज है, और 136 से 138 श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 137। ये प्री परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे बताया गया क्रेडिटर फॉरबियरेंस टू शू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। मतलब अगर क्रेडिटर भूल जाता है शू करने से तब भी श्योरिटी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 138 में, रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर। अगर एक एग्रीमेंट में दो या दो से ज़्यादा श्योरिटी हैं और एक डिस्चार्ज हो जाता है तो इससे दूसरे को डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा। एक के डिस्चार्ज होने से दूसरा डिस्चार्ज नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 139 में, जिसमें बताया गया है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। मतलब क्रेडिटर कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन कर देता है जिससे श्योरिटी की जो रेमेडी है वो इम्पेयर हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो इससे क्या होगा? इससे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बताया गया है सेक्शन 139 के अंतर्गत। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 140 में। 140 में बताया गया राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ और परफॉर्मेंस। अगर कोई भी श्योरिटी पेमेंट कर देता है या परफॉर्म कर देता है कोई पोर्शन को, श्योरिटी वेयर अ गारंटीड डेप्ट हैज़ बिकम ड्यू और डिफ़ॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर। प्रिंसिपल डेप्टर के डिफ़ॉल्ट होने पे परफॉर्म अ गारंटीड ड्यूटी, कोई गारंटीड ड्यूटी थी उसको परफॉर्म कर दिया, या फिर श्योरिटी अपन पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दैट ही इज़ लाइबल, या तो पेमेंट कर दिया या तो परफॉर्म कर दिया, फॉर इज इन्वेस्टेड विथ ऑल राइट्स विद द क्रेडिटर हेड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेप्टर। मतलब जो क्रेडिटर के पहले राइट्स थे प्रिंसिपल डेप्टर के लिए, वो सारे के सारे अगर श्योरिटी ने पेमेंट या परफॉर्मेंस कर दी तो क्रेडिटर की जगह अब बदल के श्योरिटी हो जाएगा। मतलब जैसे कि हम टीपीए का एक सबरोगेशन पढ़ते हैं जिसमें बताया गया है कि वैसे ही इसमें बताया गया अगर क्रेडिटर का जो पेमेंट श्योरिटी अगर कर देता है
तो क्रेडिटर के शूज़ में अब श्योरिटी आ जाएगा। तो ये बताया गया सेक्शन 140 के अंतर्गत। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 141 में। सेक्शन 141 बोलता है श्योरिटी राइट टू बेनिफिट ऑन क्रेडिटर्स श्योरिटी। मतलब श्योरिटी ने जो है वो श्योरिटी के साथ साथ सिक्योरिटी भी रखाई हुई थी। जैसे कि श्योरिटी तो दिया ही दिया, साथ ही साथ गोल्ड भी रखवा दिया। तो पहले क्या करेगा क्रेडिटर? क्रेडिटर हैज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेब्टर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप whether the surety knows or existence of such security or not, and if the creditor loses or without the consent of surety part of with such security, the surety is discharged to the extent of the value of security। मतलब क्रेडिटर पहले सिक्योरिटी जो रखाई गई है उसको बेचेगा और उसको बेचने के बाद जो बची हुई लाइबिलिटी है उसके लिए वो श्योरिटी को लायबल मानेगा। ये बता दिया गया सेक्शन 141 के अंतर्गत। सेक्शन 142 और 143 बहुत ईजी हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, बस एक हेडिंग ही याद रखनी है कि गारंटी जो कि ऑब्टेन की गई है मिस रिप्रेजेंटेशन से वो इनवैलिड होगी। और वहीं 143 में बता दिया गया कि अगर कोई गारंटी कॉन्सीलमेंट से ऑब्टेन की गई है तो वो भी इनवैलिड होगी। अभी हमने सेक्शन नंबर 140 पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि अगर क्रेडिटर का जो पेमेंट है वो अगर श्योरिटी कर देता है तब श्योरिटी के पास वो सारी पावर आ जाएगी जो क्रेडिटर के पास थी। अब उसी का एक्सटेंडेड पोर्शन है सेक्शन 145। सेक्शन 145 में बताया गया इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। जब भी कोई इंडेमनीफाई श्योरिटी, मतलब यहाँ पे एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होगा, जब भी अगर प्रिंसिपल डेप्टर का पेमेंट श्योरिटी करता है तो ये एक इम्प्लाइड प्रॉमिस है कि प्रिंसिपल डेप्टर को इंडेमनीफाई करना होगा श्योरिटी को। मतलब जो श्योरिटी ने प्रिंसिपल डेप्टर के डिफ़ॉल्ट के टाइम पे जो पेमेंट किया है क्रेडिटर को, वो इंडेमनीफाई किया जाएगा प्रिंसिपल डेप्टर के द्वारा। अब इसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 146 में। 146 में बता दिए को श्योरिटी लायबल फॉर कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली। अगर जैसे कि 3,000 रुपये पेमेंट है और ये A/B/C के द्वारा किया जाना है, तब यहाँ पे वो 1,000 रुपये सब दे सकते हैं या फिर कोई एक पर्सन भी 3,000 रुपये दे सकता है। तो यहाँ पे बता दिए को श्योरिटीज जो होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। तो मतलब वो यहाँ पे 1,000 रुपये सभी देंगे। अब जब बताया गया है सेक्शन 147 में कि लाइबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम, इसमें सिंपल ये बता दिया गया है जैसे कि एक ए है जिसके लिमिट थी 10,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये की लिमिट ली गई थी इससे और 10,000 रुपये की श्योरिटी भरवाई गई थी, और इसकी लिमिट थी बी की 20,000 रुपये और सी की थी 30,000 रुपये। अब जो डिफ़ॉल्ट हुआ वो 30,000 रुपये का हुआ, तो प्रिंसिपल डेप्टर ने जो डिफ़ॉल्ट किया वो 30,000 का किया, तो ए अपना 10,000 देगा, बी अपना 10,000 देगा और सी अपना 10,000 देगा। वहीं अगर जब डिफ़ॉल्ट हो जाता है 40,000 का तो ए अपना 10 ही देगा और ये दोनों, ये 10 दिया तो बचा कितना 30, तो 30 में ये दोनों 15 देंगे, ये हो गया 40,000 में। अब हम देखते हैं जब प्रिंसिपल डेप्टर 60,000 के लिए डिफ़ॉल्ट करता है तो ये अपना 10 देगा, ये अपना 20 देगा और ये अपना 30 देगा। तो ये बता दिया गया जब डिफरेंट सम के लिए वो लायबल होंगे तो कैसे उनको डिवाइड किया जाएगा। ये हो गया सेक्शन 147 के अंतर्गत। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 148 में।